वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 15 अप्रैल 2022 और आज की इस वीडियो में 14 और 15 अप्रैल 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों की विस्तृत जानकारी मैं दूंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। ध्यान रहे ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले 2022 के आगामी सभी भर्तियों की परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो इस सीरीज को आप लोग यहाँ पर रेगुलर फॉलो कीजिए और यहाँ पर डेली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम चलेंगे पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था, हाल ही में भारत के कौन से हाई कोर्ट में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम समाप्त कर दिया गया है। इसकी कंप्लीट जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में भी हाल ही में AOR अर्थात एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम को समाप्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। पटना हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में काफी ज्यादा कॉमन है, कई बार पूछे गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। ये चीज यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और बिहार के पदों की परीक्षा जो खास करके आने वाले समय बीपीएससी और CDPO आयोजित होने वाली है, ये दोनों परीक्षाओं में ये वाला PDF आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है, जो कि 1000 से अधिक प्रश्न इसमें डाले गए हैं और यहाँ पर सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको प्रस्तुत मिलेगा। यानी कि इस PDF को अगर आप पढ़ लेते हैं दोबारा कहीं से भी बिहार से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने तमाम चीजों को कवर किया है। और यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि करंट अफेयर्स का जो नया कोर्स अब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि इस सेशन के लिए जो था 67वीं के लिए, वो अब समाप्त ही हो गया तकरीबन। मान के चलिए आपके एग्जाम में मान के चलिए कि मार्च तक के ही करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स आपको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अप्रैल से 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में दिखे, लेकिन उतनी बिल्कुल संभावना नहीं है कि अप्रैल को आपको पढ़ना नेसेसरी है। लेकिन मार्च तक का मान के चलिए, मार्च तक के करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएंगे, बीपीएससी वाले एग्जाम में, जो कि 8 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा है। और यहाँ पर ध्यान रखें नया कोर्स 68वीं के लिए या फिर कह सकते हैं बिहार की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो कि 2022 में अब से आयोजित होंगे आने वाले समय में। तो ऐसे अभी से तैयारी में अगर आप लगेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी। यानी कहते हैं ना, युद्ध से पहले युद्ध की तैयारी होती है। तो इसके लिए हम आपके लिए करंट अफेयर्स का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होगी, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट को हम लोग सम्मिलित करेंगे। जिस प्रकार से पिछले वर्ष चला था उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी बीपीएससी मेकर ऐप पर। बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर करके लॉगिन कीजिए और यहाँ पर करंट अफेयर्स वाले कोर्स को परचेज करके आप करंट अफेयर्स की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 पैकेज ऑप्शन, एक 12 महीने का है और एक 18 महीने का है। अपनी सुविधा के अनुसार आप किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ध्यान रखिए, अभी एक ऑफर भी चल रहा है, तो आप लोग ऑफर का भी लाभ उठा के इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर तमाम चीजें आपके सामने प्रत्यक्ष तौर पर होगी। आपसे ज्वाइन करने इच्छुक हैं तो ज्वाइन करेंगे, अन्यथा वहां पर आपके लिए करंट अफेयर्स का जो क्विज वाला सेक्शन है, डेली बेसिस पर क्विज होता है, वो निःशुल्क है। आपको उसके लिए कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पटना के बाद राज्य का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो गया है। हालांकि इसकी जानकारी हमने पहले भी कई दफा आपको दिया, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य यह है कि लगभग ये कार्य समाप्त हो चुका है, लगभग कह सकते हैं इस तारामंडल का निर्माण हो चुका है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना, पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल जो बनकर तैयार हुआ है, ये दरभंगा जिला में हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। तो जब ये उद्घाटन होगा तब भी आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे हम देखेंगे। तो बिहार की राजधानी पटना के अलावा अब दरभंगा में भी एक नया तारामंडल बनकर लगभग तैयार हो गया है। पटना के साथ साथ यहाँ भी खगोलीय दुनिया की दर्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से पटना तारामंडल में खगोलीय दुनिया का दर्शन कराया जाता है, वैसे ही सुविधा यहाँ पर भी कर सकते हैं दरभंगा तारामंडल में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने आगे ये लिखा कि यह राज्य का दूसरा आधुनिक तारामंडल है, जबकि बिहार का पहला तारामंडल राजधानी पटना में है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें दरभंगा तारामंडल की, तो कुछ पॉइंट और भी इससे संबंधित है कि इस तारामंडल के निर्माण में 73,73,60,331 रुपये की लागत आई है, जिसका निर्माण बिहार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कराया जा रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि नए तारामंडल भवन का निर्माण कार्य जो है ये दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज की जमीन पर किया जा रहा है। ये तमाम चीजें आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना, हालांकि इसका लागत जो है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये बिहार का कौन सा तारामंडल है ये भी ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पटना तारामंडल की। तो पटना तारामंडल के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि तारामंडल शब्द या फिर कह सकते हैं तारामंडल जो अभी चर्चे में है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो पटना तारामंडल की अगर बात करें तो पटना तारामंडल पटना के इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। इसे 20 जुलाई 1989 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के कार्यकाल में 11 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। और पटना तारामंडल का पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो ये भी यहाँ से तमाम चीजें विश्लेषण सहित आप ध्यान रखें। ये तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बात कर रहे थे हम लोग दरभंगा की, तो दरभंगा को बिहार वाले मैप पर देखेंगे, साथ साथ यहाँ पर ये जानेंगे कि दरभंगा बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में 9 प्रमंडल है, उनमें से दरभंगा भी एक प्रमंडल है। आप यहाँ पे देखिए दरभंगा प्रमंडल का हेडक्वार्टर अर्थात जो मुख्यालय है ये दरभंगा में ही, और इसके अंतर्गत आते हैं 3 जिले। ये जिले हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। और यहाँ से एक चीज ये ध्यान रखें, दरभंगा जिला की जो सीमा है ये 6 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 6 अन्य जिले कौन कौन से हैं इसकी जानकारी आप यहाँ पर आगे देखेंगे। बिहार वाले मैप पर जब आप दरभंगा की स्थिति को ढूंढेंगे तो ये यहाँ पर आपको दरभंगा देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इसके जिले की सीमा कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, अभी मैंने आपको बताया 6 जिले हैं जो कि इसके साथ यानी कि दरभंगा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये 6 जिले कौन कौन से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम सहरसा से काउंट कर रहे हैं, सहरसा 1, मधुबनी 2, सीतामढ़ी 3, मुजफ्फरपुर 4, समस्तीपुर 5 और खगड़िया 6। कुल मिला के 6 जिले हैं जो कि आपको ध्यान रखना है कि दरभंगा के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। दरभंगा के बारे में कुछ और भी पॉइंट है जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले, इसकी जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार में एजुकेशन हब की बात किया जाए तो पटना के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है ये बिहार का दरभंगा जिला है। तो ये भी पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के राज्य स्तरीय रैंकिंग में किस जिला को पहला स्थान मिला है। तो इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण के दौरान राज्य स्तरीय रैंकिंग में बिहार का अररिया जिला को पहला स्थान मिला, यानी कि शीर्ष स्थान मिला है अररिया जिला को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान के दूसरे चरण में अररिया जिला ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। 100% उपलब्धियों के साथ जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अररिया को पहला स्थान मिला है इस मामले में। अब यहाँ पर इसके तहत क्या कार्य किया गया जिस वजह से कह सकते हैं ये स्थान मिला है, उसकी जानकारी हम यहाँ पर आगे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि मिशन इंद्रधनुष के दूसरे चरण की शुरुआत यानी कि 4.0 के दूसरे चरण की शुरुआत जो हुई थी 4 अप्रैल 2022 को हुई थी, ये ध्यान रखें। और इसके तहत आयोजित 7 दिवसीय इस अभियान में निर्धारित माइक्रो प्लान के आधार पर टीकाकरण से वंचित 2 साल तक के बच्चे व गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिस पर राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी की गई। और रैंकिंग के आधार पर कह सकते हैं कार्य के आधार पर जो रैंकिंग जारी हुई इस पर अररिया जिले को अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस मामले में ध्यान रखना आपको, अररिया इसमें टॉप पर है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अररिया के बारे में हमने कुछ और भी पॉइंट आपको बताया है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का जो निर्माण हो रहा है ये बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में हो रहा है। जबकि अगर हम बात करें मंकी पार्क की तो बिहार का पहला मंकी पार्क का निर्माण जो हो रहा है ये बिहार के अररिया जिले के औराई हिंगना में हो रहा है। और औराई हिंगना की बात किया जाए तो औराई हिंगना में ही कह सकते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की। और फणीश्वर नाथ रेणु के भी हाल ही में 11 अप्रैल को 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये सब जानकारी हम लोग यहाँ पर आगे भी देखने वाले हैं। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर यह ध्यान है कि अररिया में ही कह सकते हैं बिहार का पहला डायवर्सिटी पार्क है, यानी कि बायोडायवर्सिटी पार्क की बात किया जाए यानी कि जैव विविधता पार्क की, तो बिहार के अररिया जिले के कुशियार गांव में बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अर्थात बायोडायवर्सिटी पार्क है। जबकि दूसरे की बात किया जाए तो दूसरा गया जिले में है। अगर तीसरे की बात किया जाए तीसरा जो प्रस्तावित है ये कार्य जो अब स्टार्ट होगा ये सुपौल में स्टार्ट होगा, यानी कि सुपौल में ये प्रस्तावित है। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय बिहार में 2 बायोडायवर्सिटी पार्क है, एक तो है बिहार के अररिया में, दूसरा है गया में। जबकि तीसरा का जो निर्माण होगा ये होगा सुपौल में। अब यहाँ पर हम चलेंगे, बात कर रहे थे हम लोग अररिया के, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और भी देख लेते हैं एक प्रश्न को। ये भी प्रश्न अररिया से ही संबंधित है। यह प्रश्न है कि अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु का हाल ही में 11 अप्रैल 2022 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 45वीं पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है। आपको इंटरनेट पे बहुत जगह कुछ और भी देखने को मिलेगा 46वीं 47वीं, लेकिन ये ध्यान रखिए 45वीं पुण्यतिथि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंफ्यूज यहाँ से बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर लिखा कि 4 मार्च 1921 को औराई हिंगना अररिया बिहार में जन्मे महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का हाल ही में 11 अप्रैल 2022 को 45वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें तो फणीश्वर नाथ रेणु एक हिंदी भाषा के साहित्यकार थे जो कि आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं। सीमांचल क्षेत्र का नाम इन्होंने बहुत रोशन किया, कह सकते हैं साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने बहुत उपलब्धि अपने नाम की और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसकी जानकारी यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि उनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें 1970 में भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और अगर हम उनकी मृत्यु की बात करें तो 56 वर्ष की उम्र में 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। ये तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। हालांकि यहाँ पर हम बात करें पद्मश्री की जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो इसके अलावा आपको पहला, दूसरा और तीसरा भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहला अगर हम सर्वोच्च नागरिक सम्मान की बात करें तो यह भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो ये आपको यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं सीक्वेंस याद रखना चाहिए।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मैला आंचल का, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का एक बहुत चर्चित उपन्यास था। और इस उपन्यास के बारे में हमने आपको जानकारी देते हुए बताया था कुछ दिनों पहले। आई होप कि आपको याद होगा। इस उपन्यास को जापानी भाषा में कह सकते हैं अनुवादित करने का फैसला किया गया था। ये जानकारी आपको मैंने दिया था। अगर आप यहाँ से रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं तो इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर याद होंगी। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ आप लोग यहाँ पर इस सीरीज के वीडियो को रेगुलर देखिए। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा में ये आपकी बहुत मदद करने वाली है। दोबारा आपको कहीं से भी कोई भी मटेरियल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सीरीज को देखने से आपको फायदा ये होता है कि यहाँ पर करंट अफेयर्स तो आपका मजबूत होता ही होता है, साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन से भी आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग निरंतरता इसी तरह से बनाए रखें। रेगुलर यहाँ पे देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। छोड़ कर देखेंगे तो वीडियो उस तरह का आपको फायदा नहीं मिलेगा जिस तरह से आपको मिलना चाहिए। हम यहाँ पर चलेंगे आज की इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। लेकिन बात आई थी अररिया की, तो अररिया के बारे में हम लोग देखेंगे। बिहार के 9 प्रमंडल में से अररिया जिला बिहार की पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पूर्णिया प्रमंडल की बात किया जाए तो पूर्णिया प्रमंडल जो है इसका हेडक्वार्टर पूर्णिया में ही, और इसके अंतर्गत जो जिले हैं ये आपको देने हैं 4 जिले। एक तो है अररिया, दूसरा किशनगंज, तीसरा पूर्णिया और चौथा कटिहार। अगर हम यहाँ पे बात करें अररिया के, यहाँ पे ब्रैकेट में जो हमने 4 लिखा है, तो अररिया जिले की जो सीमा ये 4 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। बिहार वाले मैप पर जब आप अररिया को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये अररिया जिला देखने को मिलेगा। अब ये 4 जिले कौन कौन से जो कि अररिया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? एक तो है किशनगंज, दूसरा अररिया, तीसरा मधेपुरा और चौथा सुपौल है। अगर हम यहाँ पे बात करें पूर्णिया प्रमंडल की, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना चाहिए पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले भी मैंने आपको बताया। ये वाला जो क्षेत्र है, पहले मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्र जो आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला 4 जिले ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अगर हम बात करें कोसी प्रमंडल की, तो कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आता है ये मतलब 3 जिले, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। इसी तरह से आपको 9 प्रमंडल को याद रखना चाहिए। इस तरह के एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे, आपको इंटरव्यू देखिए आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण अभी हाल ही में पाकिस्तान सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। आपको बता दूं कि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। हालांकि यह परीक्षण पहले भी किया गया था। आपको ध्यान रखना, शाहीन 3 का पहला परीक्षण 9 मार्च 2015 को किया गया था, जो कि एक असफल परीक्षण था। लेकिन अभी हाल ही में जो परीक्षण हुआ है, आपको ध्यान रखना, यह एक सफल परीक्षण है। हमने यहाँ पर शाहीन 3 के बारे में लिखा है। शाहीन 3 सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, और यह पाकिस्तान की सौर ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है, जो कि परमाणु हथियार से मतलब कि परमाणु हथियार ले जा सकती है। और पाकिस्तान के सभी मिसाइल प्रणालियों में से इसका रेंज सबसे अधिक है। तो ये भी इस मतलब लिहाज से आपको यहाँ से ध्यान रखना है। भारत के दृष्टिकोण से बात करें तो हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, हाल ही में यह प्रश्न बना था, जिसे हमने इसी में ऐड कर दिया है कि डीआरडीओ और भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज से पिनॉक रॉकेट सिस्टम के नए वर्जन का सफल परीक्षण किया है। हालांकि यहाँ पर शाहीन 3 के बारे में जो आपको याद रखने लायक बातें हैं वो ध्यान रखिए, पाकिस्तान के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया। और ये मिसाइल जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और अब तक का कह सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के मिसाइल प्रणालियों में से सबसे अधिक रेंज है इसकी शाहीन 3 की। अगला होगा यहाँ पर हमारा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो रिपोर्ट जो अभी हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक को लेकर जारी की गई, इस रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में गुजरात टॉप पर, अर्थात शीर्ष पर गुजरात है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे गलती से सी लिखा गया, एक्चुअली में आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, डी होना चाहिए यहाँ पर। तो हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जबकि बात करें गुजरात के बाद केरल और पंजाब कह सकते हैं क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यानी कि पहले स्थान पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है केरल और तीसरे स्थान पर है पंजाब। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। इस रिपोर्ट को जो जारी किया गया 6 मानकों के आधार पर जारी किया गया। ये 6 मानक कौन कौन से, इसकी कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आगे लिखा गया है। तो बिजली वितरण कंपनियों यानी कि डिस्कॉम का कह सकते हैं प्रदर्शन, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता अर्थात सस्टेनेबिलिटी और विश्वसनीयता अर्थात रिलायबिलिटी, और स्वच्छ ऊर्जा पहल, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ परिवर्तन, पर्यावरण तथा नई पहले। ये 6 मतलब कह सकते हैं 6 मानकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, जिसके आधार पर यहाँ पर आपको ये तीनों की रैंकिंग ध्यान रखना। शीर्ष पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर केरल और तीसरे स्थान पर पंजाब। नेक्स्ट होगा यहाँ पे बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग के बारे में कुछ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, कई बार बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर अगर बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक नीति के रूप में काम करती है। और नीति आयोग में आपको ध्यान रखना एक पॉइंट एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जिस प्रकार योजना आयोग में, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये सन 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। तो जिस प्रकार से योजना आयोग के जो कह सकते हैं अध्यक्ष होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार से नीति आयोग में भी नीति आयोग के अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये है श्री नरेंद्र मोदी, ये ध्यान रखिए। और नीति आयोग के अगर हम सीईओ की बात करें तो ये है अमिताभ कांत। हम चलेंगे अगले 6ठे प्रश्न पे। ये 6ठा प्रश्न है कि हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कुल मिलाकर 10 पदक अपने नाम किया, जिसमें कि 3 कह सकते गोल्ड मेडल शामिल है। विस्तृत जानकारी हमने साइड में लिखा है कि हाल ही में आयोजित फुकेत में
थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में 15 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी दल ने भाग लिया, जिसमें कि भारतीय दल ने 3 स्वर्ण 4 रजत अर्थात 3 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज अर्थात 3 कांस्य सहित कुल मिलाकर 10 पदक अपने नाम किया है। जिसमें यहाँ पर जो आपको याद रखने लायक पॉइंट है, ये बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित हुआ और इसमें भारत ने कितने पदक जीते, कितने मतलब सदस्य टीम इसमें भाग लेती भारत के। और यहाँ पर अगर बात करें पुरस्कार श्रेणी की, तो प्रथम पुरस्कार जो मिला है कह सकते हैं स्वर्ण पदक विजेता को $2000 अमेरिकी, रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल विजेता को $1000 अमेरिकी और कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल विजेता को $500 अमेरिकी यहाँ पर कह सकते हैं प्रदान किया गया पुरस्कार स्वरूप। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। नेक्स्ट होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये 7वां प्रश्न की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसे आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी अर्थात ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो घोषणा अभी हाल ही में हुई है। और यह पुरस्कार उन्हें 24 अप्रैल 2022 को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर यह बातें आपको ध्यान रखना, 24 अप्रैल 2022 को यह पुरस्कार उन्हें यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया जाएगा। अब यहाँ पर नोट में हमने एक पॉइंट को डाला जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार हर साल केवल एक व्यक्ति को ही दिया जाएगा जिसने कि राष्ट्र और समाज के लिए अनुकरणीय योगदान दिया है, यानी कि राष्ट्र के निर्माण में अगर जिन्होंने एक बहुमूल्य योगदान दिया है, तो वैसे मतलब कह सकते हैं महान शख्स को प्रत्येक वर्ष यानी कह सकते हैं वार्षिक तौर पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो कि इस वर्ष ये पहला संस्करण है जो कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट लता मंगेशकर से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखें। स्वर कोकिला व प्रसिद्ध भारतीय गायिका लता मंगेशकर की मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इनका मृत्यु का डेट हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, तो आपको ध्यान रखना चाहिए लता मंगेशकर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जबकि अगर बात किया जाए भारत कोकिला की, तो भारत कोकिला थी सरोजिनी नायडू, यानी कि सरोजिनी नायडू के लिए भारत कोकिला शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूज मत कीजिए, स्वर कोकिला संबंधित है लता मंगेशकर से, भारत कोकिला संबंधित है सरोजिनी नायडू से। आई होप कि आप यहाँ पर दोनों में अंतर याद रखेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान टीम के कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया आईसीसी की तरफ से। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है पाकिस्तान के लिए। इससे पहले भी कह सकते हैं अप्रैल 2021 में बाबर आजम को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी ने कप्तान बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के कप्तान है, तो इन्हें मार्च महीने का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना है। जबकि महिला कैटेगरी की यहाँ पे बात किया जाए तो उससे संबंधित पॉइंट हमने आगे लिखा है कि जबकि ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज रेसेल हैंस ने महिला वर्ग में बाजी मारी है, तो यहाँ से ये संबंधित चीजें ध्यान रखिए। हालांकि यहाँ पर आपको जनवरी, फरवरी और मार्च ये तीनों से संबंधित यहाँ पर हमने पुरुष और महिला वर्ग के बारे में डिटेल जानकारी आपको प्रदान किया है, और यहाँ पर इसे विस्तृत तौर पर हमने एक अच्छे मतलब कह सकते हैं व्यू में आपके लिए प्रेजेंट किया। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनवरी की बात किया जाए तो जनवरी माह का जो कह सकते हैं आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला था महिला कैटेगरी में, ये हीथर नाइट को मिला था जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी है। वहीं पर अगर बात करें पुरुष वर्ग में जनवरी 2022 से संबंधित ये कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, और फरवरी माह की बात किया जाए तो अमेलिया कैर जो कि न्यूजीलैंड की है, और वहीं पुरुष वर्ग में श्रेयस अय्यर जो कि भारत से संबंधित है। ये फरवरी माह का है, फरवरी 2022 का। मार्च महीने का अभी हमने आपको बताया रेसेल हैंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के महिला वर्ग में, और बाबर आजम जो कि पाकिस्तान है पुरुष वर्ग में। तो ये तमाम चीजें यहाँ से आप ध्यान में रख लीजिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान रखिए, हमारे द्वारा अभी जो रिसेंटली ई बुक पब्लिश हुआ है कि जो रिसेंटली पब्लिश पीडीएफ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके बीपीएससी सहित आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके बिहार में आयोजित होगी सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप ये सारे पीडीएफ को बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे नोट्स है जो कि आपको निरंतर प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ी घोषणा आप लोग सुन लीजिए, जो लोग बीपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाह रहे थे, खासकर बीपीएससी सीडीपीओ या फिर 67वीं बीपीएससी ऐसे एग्जाम के लिए जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बीपीएससी मेकर ऐप पर ये नया वहां पर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगा। ये प्रत्येक दिन आपको सुबह और शाम 2 टेस्ट मिलेगा, जो कि आपको ध्यान रखना है ये आपके 8 मई वाले एग्जाम को ध्यान रखते हुए तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसके फी की बात करें तो इसका जो फी होगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ। ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं 399, इस पे आप नजर मत डालिए। ये यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ बीपीएससी सीडीपीओ के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपको जो संपूर्ण टेस्ट मिलेगा 50 प्रैक्टिस सेट,
ये कुल मिलाकर 25 रुपया ही आपको पेमेंट करना है, यानी कि 25 रुपये में आपको यहाँ पर 50 क्रेडिट मिलेगा। इसकी जो वैधता होगी ये 1 महीने की होगी, यानी कि आपके एग्जाम तक इसकी वैधता होगी। आप इस एग्जाम तक आप यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको सुबह और शाम में एक टेस्ट मिलेगा, आपको वहां पर एप्लीकेशन पर दिखेगा, उसे आप अटेंड करेंगे और हजारों विद्यार्थियों के बीच अपनी तैयारी का सही तरीके से आंकलन कर पाएंगे कि आपकी एग्जाम की तैयारी किस आधार पर हुई है और आप एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। तो इस चीज को यहाँ से ध्यान रखें। इसकी कंप्लीट जानकारी आपको चैनल पर दी गई है, आप वहां पर जाइए और साथ में बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पर बैनर पे जो आपको दिखेगा 50 प्रैक्टिस सेट डेली 2 सेट, तो इस तरह के बैनर पे आप क्लिक करके इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहां पर आपको निरंतर इस तरह का आपको टेस्ट सीरीज मिलता रहेगा सुबह और शाम बेसिस पे। और इससे संबंधित कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पर बीपीएससी मेकर के ऑफिशियल अकाउंट पे आप वहां पर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर bpscmaker2018@gmail.com पर हमें बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। तो इस चीज का यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के अगले 9वें प्रश्न पे। ये 9वां प्रश्न है कि 64वें ग्रैमी अवार्ड्स में निम्न में से किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आपको ध्यान रखना ओलिविया रोड्रिगो इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपको बता दूं ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला एक पुरस्कार है और पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ये भी आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। हमने यहाँ पे भारत के दृष्टिकोण से ग्रैमी अवार्ड को देखा कि सितार वादक पंडित रविशंकर प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता है, जो कि कह सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से, यानी कि भारत में प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता है पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक थे। हम यहाँ पे 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड की बात करें तो 64वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल 2022 को लॉस वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में आयोजित किया गया था। और यहाँ पर लॉस वेगास की बात करें तो ये अमेरिका में पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करें पिछला संस्करण की, जो कि 63वां संस्करण था, जो कि आपको ध्यान रखना 63वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड संस्करण 2021 का जो था ये लॉस एंजलिस में 15 मार्च 2021 को आयोजित किया गया था। तो ये भी आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। यहाँ पर उसी चीज को हमने लिखा लॉस वेगास के बारे में, जो कि अमेरिका का एक शहर है। ये दुनिया की मनोरंजन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। दुनिया की मनोरंजन की राजधानी के रूप में अगर आपके प्रश्न पूछा जाए तो बेझिझक यहाँ से आप मारिएगा आंसर लॉस वेगास, जो कि कह सकते हैं अमेरिका में है। नेक्स्ट होगा यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस जीती है। बहुत इंपॉर्टेंट। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चार्ल्स लेकर्क। आपको बता दूं कि चार्ल्स लेकर, जो कि फरारी के ड्राइवर है, ये मोनाको से संबंधित है। ये इन्होंने 10 अप्रैल 2022 को मेलबर्न में आयोजित फार्मूला 1 अर्थात F1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीता है। और इससे संबंधित अगर हम बात करें दूसरे और तीसरे स्थान की तो सर्जियो पेरेज और जो कि रेडबुल के ड्राइवर है, और उसके अतिरिक्त जॉर्ज रसेल जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर है, ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। तो ये सारी चीजें यहाँ से आप लोग नोट कीजिए। इस तरह के जो कर सकते हैं, मतलब कि फार्मूला 1 जो रेसिंग है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने। विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र को आप देखेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न के प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिए 2 बार राष्ट्रीय लिखा गया, तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर प्रत्येक वर्ष यह डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। 11 अप्रैल को, यानी कि हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और पोस्ट डिलीवरी और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति जागरूक करना है। इसी उद्देश्य के साथ ये प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगला है 12वां प्रश्न। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान है कि इस वर्ष के लिए कोई थीम इसे निर्धारित नहीं की गई, तो यहाँ से आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि इसका यहाँ पे फिलहाल कोई थीम है। इस वर्ष सरकार के द्वारा कोई थीम यहाँ पे निर्धारित नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पे हमने किसी थीम को ऐड नहीं किया। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ओ हेनरी पुरस्कार जीता है। तो ओ हेनरी पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है। आपको ध्यान रखना अमर मित्रा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दूं कि बंगाली लेखक अमर मित्रा को हाल ही में ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान 45 साल पहले लिखी गई गांव बरो एक बंगाली लघु कथा के लिए दिया गया है। और साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें अजीत मित्रा की, तो आप यहाँ पर अजीत मित्रा के बारे में पॉइंट ये भी देख सकते हैं कि उन्हें 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मद्य निषेध कानून के तहत जब्त वाहनों की ई नीलामी करने का फैसला किया है। कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ से आपको दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और बिहार के पदों की परीक्षाओं के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे आप लोग ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर जो हमने आपको जानकारी दी, जो लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल और केवल 25 रुपया में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट जानकारी बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।